साथियों, जय आदिवासी। मैं सतीश पेंदाम, संगठक बिरसा ब्रिगेड आदिवासी विचार के माध्यम से भारत के लिए आदिवासी संस्कृति और उनका सांस्कृतिक जीवन शैली, आदर्श सांस्कृतिक जीवन शैली के बारे में हम लोग जानना चाहते हैं। आज का विषय हम लोगों ने आदिवासी संस्कृति और आदिवासी सांस्कृतिक जीवन शैली को रखा है। आप लोग इस विषय को सबसे पहले इस देश में नहीं लिया गया। इसके दो प्रमाण हैं कि आदिवासी संस्कृति को हजारों साल से दबाने का प्रयास किया गया है और आदिवासी संस्कृति के बारे में इस देश की जनता को आदिवासी संस्कृति से अलग करते कैसे किया जाए, इसी को इन्होंने एक धर्म के रूप में स्थापित किया, जिसका नाम है मनुस्मृति, जिसका नाम है आर्य धर्म, जिसका नाम है यूरेशियन अतिक्रमण, संक्रमण और आक्रमण इस देश में हुआ है। और इस देश में लंबे तक हजारों सालों तक सांस्कृतिक द्वंद्व यानी सांस्कृतिक संघर्ष भी चला है। इसके प्रमाण विश्व में किसी देश में इतना संघर्ष आप लोग नहीं देखते हैं जितना संघर्ष भारत में आपको दिखाई देता है। भाइयों, भारत में एंथ्रोपोलॉजी नाम की सब्जेक्ट को ने इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने कलकत्ता में एंथ्रोपोलॉजिकल डिपार्टमेंट की स्थापना की। ये जो मानव शास्त्र है, आर्कियोलॉजी है, जिसको आप लोग एक पार्ट है, ये आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी, ये तीनों पार्ट को जब हम लोग स्टडी करते हैं, उसका जब हम लोग अध्ययन करते हैं, इसी संस्कृति की तरफ आपको जाना पड़ता है। भाइयों, भारत में सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र का सब्जेक्ट बिगर आदिवासी संस्कृति के अपूर्ण होता है कि आदिवासी संस्कृति में मानव की जो पूर्व अवस्था है, जिसको प्रिमिटिव स्टेज बोलते हैं हम लोग, वो प्रिमिटिव स्टेज की वास्तविक अध्ययन आपको आदिवासी संस्कृति में मिलता है। आदिवासी संस्कृति यानी इस देश का मूल साइंस है, जिसको ह्यूमन साइंस बोलते हैं आप, जिसको मानव विज्ञान बोलते के रूप में आप लोग देखेंगे। आर्कियोलॉजी, पुरातत्व जिसको बोलते हैं आप लोग, आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी, ये तीनों का मिश्रण यानी आदिवासी अध्ययन है। साथियों, आजादी भारत को मिली, भारत का एक संविधान बना। भारत के संविधान में आदिवासी अधिकारों का उल्लेख तो हुआ, लेकिन आदिवासी संस्कृति और संस्कृति को मानने वाले लोगों के लिए अलग से बड़े प्रावधानों का कोई उल्लेख नहीं दिखाई देता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी बोला कि आदिवासी संस्कृति और यहाँ का हिंदू धर्मीय लोग, ये दोनों बहुत अलग है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट का पार्ट बना। प्री कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट में आप लोग देखेंगे डॉक्टर जयपाल मुंडा कि आदिवासियों को मूल निवासी का स्थान मिलना चाहिए, मूल निवासी होने का अधिकार मिलना चाहिए, उनको एक दूसरे तरीके से परिभाषित करना चाहिए। और इसी मांग के अनुरूप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने शेड्यूल नाम की चीज सामने लाई, जिसको अनुसूची बोलते हैं। ये जो शेड्यूल है, ये शेड्यूल में परिणित किए गए, उल्लेखित किए गए जनजाति यानी आदिवासी, इसी देश के मूल निवासी, ये इस देश के आदिवासी को डिफाइन करने के लिए, उनको परिभाषित करने के लिए अनुसूची का निर्माण, ये संवैधानिक पहलू है इसका। लेकिन इसका ऐतिहासिक पहलू यह है
कि भारत में संस्कृति संस्कृत के पहले है। इस देश में दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक बात सामने आ गई, दूसरी बात सामने नहीं आई। संस्कृति ये बोलियों पर आधारित है और धर्म ये भाषा पर आधारित है। भाइयों, इस देश में करीब करीब 1300 बोलियां हैं, जिसको बोली भाषा बोलते हैं। ये बोली भाषा को अभी तक मान्यता नहीं मिली। बोली भाषा और भाषा अलग है। तो आप लोग लैंग्वेज बोलते हैं, जिसको आप लोग झाड़ी पट्टी की बोली यानी आम शब्दों में आप लोग बोली बोलते हैं, और दूसरी तरफ भाषा जिसकी लिपि है और वो बोली है, उसको भाषा का इन्होंने स्थान दिया है। लेकिन बोलियों को स्थान भारतीय संस्कृति में आज भी नहीं मिला, भारत के संविधान में नहीं मिला, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन नहीं मिला। ये इसके पीछे भी एक षड्यंत्र है, क्योंकि इस देश में आर्य ड्यूरेशन संस्कृति, ब्राह्मणवादी संस्कृति, मनुवादी डिफाइन किया गया। इस देश की मूल आदिवासी संस्कृति के बारे में किसी ने बात नहीं किया। उसको शुरू से इन्होंने साइडलाइन किया। उसको स्थान इस देश में संवैधानिक स्थान आदिवासी संस्कृति को नहीं मिला। यह सबसे बड़ा प्रश्न है, और यही कारण है आदिवासी पर्सनल लॉ भारतीय संविधान में नहीं है। भारत के संविधान में कोशिश जरूर की गई, लेकिन उनके वास्तविक सामाजिक ढांचे को, उनके वास्तविक सांस्कृतिक ढांचे को वो मूलभूत मान्यता कस्टमरी लॉ के रूप में नहीं दी गई। ये एक दुख की बात है। ये हमारे सामने आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रोजेक्ट है, जिसको आप लोग कह सकते हैं कि ये सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। मेरे भाइयों, आदिवासी संस्कृति ये बेसिकली मातृसत्तक संस्कृति है। ये मातृसत्तक पद्धति की संस्कृति है, और आदिवासी संस्कृति को के लिए हमको मातृसत्तक जीवन शैली को समझना बहुत जरूरी है, जिसमें महिला प्रधान समाज व्यवस्था का उल्लेख आता है। ये महिला प्रधान समाज व्यवस्था का जो उल्लेख है, ये हजारों सालों से आपको मोहनजोदड़ो, हड़प्पा में भी इसके आपको अवशेष मिलेंगे। इस संस्कृति को अलग अलग रूप से आप लोग आज देखा जाता है। आपको आप इसको कोया संस्कृति बोल सकते हैं, असुर संस्कृति बोल सकते हैं, राक्षस संस्कृति बोल सकते हैं, वगैरह वगैरह, मुंडा संस्कृति, संथाल इत्यादि के नाम से। का जो मूल था वो एक ही जगह था। इसका मूल एक ही जगह था, और ये एक ही जगह से विस्तारित हुई सभ्यता है, जिसको आदिवासी संस्कृति के रूप में हम लोग देखते हैं। मेरे भाइयों, आज आप लोग देख लीजिए, भारत की नदियों के नाम आप देखिए। आपको वैनगंगा दिखेंगी, आपको गंगा दिखेंगी, यमुना दिखेंगी, नर्मदा दिखेंगी, सरस्वती दिखेंगी। कितनी नदियों का उल्लेख आपको दिखता है। ये मातृसत्तक उल्लेख है। ये महिला दिखाई देता है आपको नदियों के बारे में, क्योंकि प्राचीन समय में जो मानव सभ्यता और मानव समूह जिस जगह पे बसता था, वो जगहों पे जहां बसता था, उस जगह पे वाटर रिसोर्स होते, पानी के साधन होते थे, पानी के अवशेष होते थे। ऐसी ही जगह जीवन यापन करते थे। को देखने के लिए आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि वास्तविकता में आदिवासी संस्कृति ये क्या है। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। भारत में हजारों साल से इस सब्जेक्ट को दबाए रखा गया, इस सब्जेक्ट को बाहर नहीं लाया गया। मैं आपको पहले ही शुरुआत में बता चुका हूं कि आपको संस्कृति को और संस्कृत ये दोनों अलग चीजें हैं। इस देश में संस्कृति पहले आई, संस्कृत पहले नहीं आया। इस देश में बाद में आया है। ये बाहर से आके संस्कृत यहां विकास हुआ। मेरा पर्सनली अध्ययन है, और जितने एंथ्रोपोलॉजिस्ट कर रहे हैं उनका भी अध्ययन है कि संस्कृत के पहले प्राकृत भाषा थी। आदिवासी भाषा से उत्पन्न हुई भाषा प्राकृत भाषा। देखो, संस्कृति प्रकृति ये दोनों चीजें मिली हुई चीजें आपको दिखाई देंगी। संस्कृति और प्रकृति यानी कल्चर इज एन, उसमें एनिमिस्टिक थ्योरी आती है।
इसमें ह्यूमनिस्टिक थ्योरी आती है, इसमें कल्चरल थ्योरी आती है, इसमें अलग अलग टाइप की थ्योरीज आपको दिखाई देती है। आप जब संस्कृति को देखेंगे, जब संस्कृति का आप अध्ययन करते हो, आदिवासी समाज में काम करने वाले खास करके जो कैडर्स है, जो कार्यकर्ता है, जो बुद्धिजीवी है, जो जमीन पे काम करते हैं, उनको संस्कृति इस शब्द का बहुत उनके जीवन में महत्व है। संस्कृति आपके पहचान का प्रतिनिधित्व करती है, संस्कृति आपके अधिकारों का प्रतिनिधित्व करती है, संस्कृति आपके प्राचीन इतिहास का प्रतिनिधित्व। संस्कृति बहुत बड़ी चीज है। संस्कृति ग्रहण इट्स ए नेसेसरी फिनोमिना, उसको आवश्यक प्रक्रिया बोलते हैं। संस्कृति के बगैर आदमी जी नहीं सकता है। आप धर्म के बगैर जी सकते हैं, लेकिन संस्कृति के बगैर आप नहीं जी सकते। अभी देखने में आया है कि संस्कृति को जिस तरीके से एक्सपोज किया गया है, जिस तरीके से लोगों के सामने रखा गया, परोसा गया, संस्कृति और धर्म में भारत का कोई भी समाजशास्त्री आदमी या एक सामान्य जागरूक नागरिक संस्कृति और धर्म में फर्क नहीं कर पा रहा है। इतना कंफ्यूज कर दिया गया है। जिस दिन संस्कृति और धर्म में आप फर्क करने लग जाओगे, उस दिन पता चल जाएगा आपको आदिवासी क्या है, आदिवासी शब्द का मतलब क्या है। संस्कृति के हम प्रधान है, हम भील है, अमांद है, वारली है, ठाकर है, वगैरह वगैरह जो आप लोगों के दिमाग में डाली गई है, ये वास्तविकता बात से जुड़े हुए जितने भी जनजातियां हैं, ये तमाम जनजातियां एक ही जगह इनकी उत्पत्ति हुई है। इन जनजातियों का जो केंद्र है वो एक ही जगह का है, और वहीं से हम लोगों का विस्तार हुआ, डिसेंट्रलाइज हुए हम लोग, वहां से विकेंद्रित हुए वहां से। इस बात को आपको समझना पड़ेगा भाइयों। आप थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। माई बोली मराठी में बोलते हैं आप लोग, माई बोली। पिता की बोली क्यों नहीं बोलते आप? क्योंकि इस संस्कृति का संबंध महिला से है। यह मातृसत्तक पद्धति की बात है। आप माई बोली बोलते हैं, मातृभाषा बोलते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये माई बोली वास्तविकता में मातृसत्तक जीवन पद्धति का प्रतिनिधित्व करती है। आप ऐसा बोले, आपके पिता की बोली पितृ बोली, माई बोली शब्द आया है। ये माई बोली का मतलब होता है, मातृभाषा का मतलब होता है आपकी ओरिजिनल जो ओरिजिनिटी है, जो आपका ओरिजिन है वो क्या है। आप जो भाषा बोल रहे हो ये आपकी मातृभाषा है या माई बोली है, जिसको आप लोग माँ की भाषा बोलते हैं। आदिवासी संस्कृति का बेस यानी महिला, इसका निर्माण महिला ने किया है, इसका प्रतिनिधित्व महिला ने किया है। इतिहास गवाह है, हजारों साल तक के एक ऐसी व्यवस्था चली जहां महिला के हाथों में प्रतिनिधित्व था। बाद में महिला और पुरुष जिसके अवशेष आपको सिंधु संस्कृति में मिलते हैं, मोहनजोदड़ो हड़प्पा की संस्कृति में आपको दिखाई देते हैं। आप जितने धर्म हुए हैं, जितने धर्म का, ये आए कहां से? इनका जो मेन सोर्स था वो क्या है? कोई भी धार्मिक महापुरुष के जीते जी धर्म का, आप बुद्ध की बात कीजिए, चाहे आप पैगंबर की बात कीजिए, आप जीसस की बात कीजिए, गुरु नानक की बात कीजिए या और किसी की, उनके जीते जी आपको उस धर्म दिखाई देंगे। आपको उन जिस जीवन शैली को जिया है वो सांस्कृतिक जीवन शैली थी। आप शिव की जीवन शैली देख लीजिए, यह सांस्कृतिक जीवन शैली थी। शिव का उल्लेख अलग अलग नामों से होता है, अलग अलग बातों से होता है। शिव का उल्लेख आपको वेदों में नहीं मिलेगा। शिव का उल्लेख वेदों में नहीं, जो सबसे प्राचीन ग्रंथ माने जाते हैं आर्यों के, वो उसमें शिव का कहीं पे उल्लेख आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन शिव के नाम पर अनेक शब्द आपको आदिवासी संस्कृति में दिखाई देते हैं। मुंडा शिव को बोलते थे, गोड शिव को बोलते थे, प्रधान शिव को ही बोलते थे। यानी शिव के ये यानी मानव संस्कृति को या मानवता को या मानव के आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए महादेव कोड़ी
उल्लेख कैसा होता है, महादेव कोरी, संताल, आप लोग हल्बी देखो, को देखिए, आप भिल देखिए, ये उस जीवन शैली का प्रतिनिधित्व करने वाले शब्द है। जो जनजातियां अस्तित्व में आई, जब हमारे केंद्रीकरण हुआ और बातें जब सामने आई, तो आप देखिए इनके नामों में क्या समानताएं दिखाई देती है आपको। मुंडा, संताल, आप कोई भी आदिवासी जनजाति का नाम ले लीजिए, असुर, किसको बोला गया है? और आपकी जनजातियों का उल्लेख आपको में नहीं मिलता है, वेदों में इसलिए नहीं मिलता है जबकि वेद जो है ये प्रशंसा करने वाले ग्रंथ है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने बोला, इट्स यूटोपियन थेरीज, जिसको पोइट्रीज बोलेंगे, यानी अपनी विद्वत्ता का और आदिवासियों को विध्वंस करने का, यहाँ के मूल निवासियों को विध्वंस करने का जो ग्रंथ है वो वेद है। चारों वेद आप देख लीजिए, चारों वेद यानी आपकी प्रशंसा है, और हमारे लिए, हमारे पर जो आक्रमण किया गया, हमारी वास्तविकता को जो विध्वंस किया गया, उसके आपको दोनों अवशेष आपको इन बातों में मिलेंगे। कुछ लोगों ने बोला महाभारत ये आदिवासियों का ऐतिहासिक ग्रंथ है, ऐसा प्रचार किया जा रहा है। वेद, रामायण, महाभारत, इसमें आदिवासियों के ये ग्रंथ है, इसमें आदिवासियों का इतिहास दिखाई देता है, ऐसा यहाँ के मूल निवासियों का इतिहास दिखाई देता है, दलितों का इतिहास दिखाई देता है, बहुजनों का, मराठाओं का इतिहास दिखाई देता है, ऐसा ये प्रचारित कर रहे हैं। वास्तविकता ऐसे नहीं है। इन ग्रंथों में यहाँ के मूल निवासियों के गुलामी के अवशेष दिखाई देते हैं। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा मेरे भाई। आप वारकरी संप्रदाय की बात कीजिए, मैं ये जानबूझ के इसलिए कर रहा हूं, हम महाराष्ट्र में बैठ के बात कर रहे हैं। वारकरी संप्रदाय किसी धर्म संप्रदाय का नहीं था, ये एक सांस्कृतिक संप्रदाय था। अब कबीरपंथी लोग बात कीजिए, ये सांस्कृतिक अप्रोच है, ये धार्मिक अप्रोच नहीं रहा। आप सूफियत की बात कीजिए, ये सांस्कृतिक अप्रोच है, धार्मिक अप्रोच नहीं है। यानी मूल जो बेस है वो है संस्कृति, और उसी को लेके आपको भारत में बहुत सारी चीजें एक साथ दिखाई देंगी। मैं आपसे और एक बात विशेष करके बताना चाहता हूं। अलग अलग देशों के सामाजिक सांस्कृतिक इतिहासों का जब हम अध्ययन करते हैं तो हमको किसी भी देश में हो, आदिवासी संस्कृति का जो उल्लेख है वो मातृसत्तक पद्धति में ही दिखाई देता है। चाहे अमेरिका में लो, अफ्रीका में लो, थाईलैंड में लो, इंग्लैंड में लो, ऑस्ट्रेलिया में लो, किसी भी देश में जाइए आप, जहां जहां आदिवासी संस्कृति है वहां मातृसत्तक पद्धति का ही आपको अवशेष दिखाई देते हैं। यानी इस देश में, विश्व में अगर आपको आदिवासी संस्कृति को समझना है तो आपको मातृसत्तक जीवन पद्धति, जिसको लाइफस्टाइल बोलेंगे, ह्यूमन डोमिनेटेड लाइफस्टाइल, यानी वुमन डोमिनेटेड लाइफस्टाइल में जहां आदमी और औरत दोनों समान होंगे, ऐसी भी जगह आपको आदिवासी संस्कृति के अवशेष मिलते हैं। या देखिए, आपको यही चीजें नजर आती है। भाइयों, हमारे लिए ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। हम बोल तो रहे हैं कि आर्य बाहर से आए हैं, हम बोल तो रहे हैं कि आर्यों ने आक्रमण किया, यूरेशियन है, इन्होंने हम पर आक्रमण किया। एक पहलू हो सकता है, लेकिन दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आपको यह बोलना पड़ेगा आपकी संस्कृति क्या है, आप किस संस्कृति के मूल से आपकी उत्पत्ति हुई है, आप क्या हो, आपका क्लेम कैसे खड़ा करोगे आप, आपका आइडेंटिटी का क्लेम। ये लोगों ने आपको ज्योग्राफिकल थ्योरी, भौगोलिक थ्योरी आपके सामने रखी जब मानव की उत्पत्ति नहीं हुई थी। आप गोंडवाना लैंड की बात कर लीजिए, ये लोग गोंडवाना लैंड की बात करते हैं उस समय जब ये प्रकृति में एक परिवर्तन आया था, तब मानव की उत्पत्ति कहाँ दिखाई दे रही है। आप जिस तरीके से इन्होंने गोंडवाना लैंड की थ्योरी को रखा, आज ये गोंडवाना लैंड की थ्योरी को उत्पत्ति का केंद्र अफ्रीका बताना चाहते हैं, यानी आदिवासियों को विदेशी साबित करने का साधन बन गया है। ऐसा नहीं है। इसका मुंह में ही में अभी कुछ लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि भाई
आदिवासी संस्कृति के मेजर ऑप्शंस आपको यानी मेजर रिसोर्सेज जो है वो अफ्रीकन कंट्रीज में दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं है। आपके पास में अभी अंडमान निकोबार आपके पास में, आपके पास में अभी अंडमान निकोबार में रहने वाले लोग, वो प्रजातियां है जिस पर पूरा वर्ल्ड रिसर्च कर रहा है। वो प्रजातियां आपकी अवशेष है। आज भी उस प्रजातियों में आप देखिए आप किस मूल से आए, उनकी भाषा देख लीजिए आप। मेरा दावा है कि जितनी अंडमान निकोबार की मूल जनजातियां जो भाषाएं बोलती है उसके उनमें समानताएं जो है भारत की सभी जनजातियों की भाषा में समानता दिखाई देती है। भाषाओं के माध्यम से उस भाषा को आप समझ सकते हैं। ये लैंग्वेज है। इसलिए हमने दावा किया कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा की लिपियां जो मिली है उसको भारत की जनजाति जो आदिवासी जनजाति है उसकी हर जनजाति का आदमी अपनी बोली में पढ़ सकता है, समझ सकता है, क्योंकि उनकी संस्कृति आज की तारीख में आपको यह भी समझना पड़ेगा कि सांस्कृतिक जीवन शैली जीने वाले लोग और धार्मिक जीवन शैली जीने वाले लोग, इसमें फर्क क्या है। आप सांस्कृतिक जीवन शैली जीने वाले लोगों में आप जातिवाद नहीं देखोगे, उनमें मानसिक संकीर्णता नहीं दिखाई देती है आपको। वो आइसोलेशन नहीं करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं, नहीं है। वो किसी भी धर्म संप्रदाय के आदमी के साथ में उनका व्यवहार जो है, क्योंकि उसका बेस सांस्कृतिक बेस, उसको धर्म और जाति का कोई वो नहीं है। आज आदिवासी जनजाति में आप जाइए, किसी भी धर्म और संप्रदाय के आदमी नहीं करता, किसी भी धर्म संप्रदाय के आदमी को वो उसके साथ भेदभाव नहीं करता है। ये नहीं दिखाई देता है आदिवासियों को। इतनी सरलता उनके बीच में दिखाई देती है। आदिवासी जीवन टोटल प्रकृति से जुड़ा हुआ जीवन है। आदिवासी जीवन आपको निसर्ग से जुड़ा हुआ दिखाई देगा। आदिवासी जीवन आपको प्राणियों का भी समावेश है उसमें, यानी सर्व समावेशक जीवन पद्धति यानी आदिवासी संस्कृति। आज बोला जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग में अगर कोई इस विश्व को बचा सकता है तो आदिवासी बचा सकता है। आदिवासी नहीं, आदिवासियों की संस्कृति बचा सकता है। वही सांस्कृतिक जीवन शैली से मानव की सुरक्षा हो सकती है, प्रकृति की सुरक्षा हो सकती है, नेचर की सुरक्षा हो सकती है और मानवता की भी सुरक्षा हो सकती है। उतना कैपेसिटी आदिवासी संस्कृति में है। पूरा विश्व आज जिस बात से परेशान है, ऐसी वैश्विक आपदा में आपको दिखाई देगा कि आदिवासी संस्कृति ये आखिरी पर्याय है। इसको मानना पड़ेगा। आप किसी धर्म को मानते हो ये मायना नहीं रखता, लेकिन आपको जीवन पद्धति में आपके अगर परिवर्तन चाहते हो, जीवन चाहते हो जमीन पर, तो आपको आदिवासी संस्कृति जीने का सबसे साइंटिफिक तरीका यानी आदिवासी संस्कृति है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, पूरी एंथ्रोपोलॉजी मान गई है, पूरे साइंटिस्ट मानने लग गए हैं, पूरा विश्व मानने लग गया है कि आदिवासी संस्कृति ही विश्व को बचा सकती है। भाइयों, आप देखिए जहां जहां संस्कृति खत्म हुई है, जिस जिस जमीन पर संस्कृति खत्म हुई है, आपको समझ में आएगा कि वहां के मूल निवासियों की जो अर्थव्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई। भारत में भी यही हुआ है। भारत के ओबीसी को, मराठा को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को ये मालूम ही नहीं है। आपको बहुत ज्यादा सिविलाइज समझते हैं। वो ये बोलने के लिए तैयार नहीं है कि हम आदिवासियों के वंशज हैं। वो ये बोलने की उनकी मानसिकता बनाई गई, दिमाग में डाला गया है। वो आदिवासियों को बहुत पिछड़ा समझते हैं। गरीब होना, जिसके पास शिक्षा के साधन नहीं है, जिसके पास श्रम के साधन नहीं है, जिसकी अपनी अर्थव्यवस्था खो चुकी है। और आदिवासी मिशन का ये बहुत बड़ा आह्वान है हमारे सामने कि देश की और विश्व की जनता को हम बताएं कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं, आपका मूल क्या है, कौन सी लाइफस्टाइल आपको बचा सकती। ये बताने की जवाबदारी, सबसे बड़ी जवाबदारी, विश्व को बचाने की जवाबदारी आदिवासियों पर है। बचाने की जवाबदारी आदिवासियों पर है। बाकी किसी समुदाय पे इतनी बड़ी जवाबदारी नहीं है।
जो आदिवासी समाज पर है, और ये होनी भी चाहिए, क्योंकि वो मूल मानव है। भारत की जमीन पर जब भगवान पैदा नहीं हुए थे तब से आदिवासी रहता है। ये आपको समझना पड़ेगा। भगवानों का इतिहास यानी धार्मिक इतिहास, और आदिवासियों का इतिहास यानी सांस्कृतिक इतिहास। ये आपको दोनों बातें समझना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा बेस है इसका, कि जब भगवान पैदा नहीं हुए थे तब से आदिवासी आदमी इस जमीन पर रहता है। इसका मतलब यह है कि धर्म से पहले इस जमीन पर कोई चीज थी तो वो संस्कृति थी। कुछ आदिवासियों की धार्मिक बातें भी करने लगे। ये सही है कि कुछ सोचा जाए कि फलाने धर्म के नहीं, हम फलाने धर्म के नहीं, हमारा भी धर्म है। ये वाली दौड़ में है। हम धार्मिकता की दौड़ में अपने आदमी को खड़ा करके उसको हराना नहीं चाहते हैं। आपको सांस्कृतिक दौड़ है जो आपकी प्राचीनता है, उसको आप खो मत। आपकी सीनियरिटी मन हुआ, आदिवासी संस्कृति को विध्वंस किया गया, तोड़ा गया, उसको गया, वहां आदिवासियों की कम हो गई। विश्व में केवल 11 देश ऐसे बचे हैं जहां आदिवासियों की अपनी व्यवस्था है, जहां उनकी, विश्व में ऐसे 11 देश बचे हैं। बाकी सभी देशों में आदिवासियों की अर्थव्यवस्था खत्म होगी, क्योंकि मॉडर्न लाइफ स्टाइल आ गई है। वहां सांस्कृतिक जीवन शैली के बजाय धार्मिक जीवन शैली आ गई है, और वो धार्मिक जीवन शैली की वजह से उसकी जो प्राचीन अर्थव्यवस्था थी, जो उसका प्राचीन व्यवसाय था, उसका जो व्यवसाय था, वो उसके हाथ से छीन लिए गए। ये विश्व के तमाम आदिवासियों का इतिहास रहा, और भारत का तो सबसे बड़ा, क्योंकि भारत ऐसा देश है जनजाति रहती है आदिवासी, जहां सबसे ज्यादा दुराव हुआ है आदिवासियों में, जहां सबसे ज्यादा आक्रमण हुआ है आदिवासियों के ऊपर, जहां आदिवासियों की सबसे ज्यादा जनजातियों में बिखर गए आदिवासी। ये हमको बुनियादी बात सोचना पड़ेगा। आप अपने मूल की तरफ चलिए। अगर मूल की तरफ जाना है आपको, तो ये धार्मिक चश्मा निकाल के सांस्कृतिक चश्मा आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। तब आपको हर चीज क्लियर दिखेंगी, तब आपको पूरा समाज देखना है। अगर आप जाति को देखना चाहते हो, किसी समूह को देखना चाहते हो, तो आप धर्म का चश्मा पहन लीजिए। चश्मा पहनते हो, संस्कृति का चश्मा पहनते हो, तो पूरा समाज आपको दिखता है। आपकी दृष्टिकोण व्यापक हो जाता है। आपका बोलने का जो तरीका है, वो सोचने का तरीका, बोलने का तरीका और विचारों का जो परिप्रेक्ष्य, वो व्यापक हो जाता है। आपको सांस्कृतिक जीवन शैली के बारे में समाज को समझाना ही पड़ेगा। इस देश में संस्कृति और संस्कृत, इन दोनों का ही युद्ध हुआ है। हमको तो संस्कृति ही संस्कृत लगती है, ऐसा माइंड बना दिया हमारा। कंफ्यूज हो गया है कि आप संस्कृति और संस्कृति क्या है, आपका समाज की आने वाली पीढ़ी नहीं समझ पाती। बड़े बड़े विद्वान कंफ्यूज है, वो इस बारे में बात ही नहीं करना चाहते, वो इस तरफ जाना ही नहीं चाहते। कौन जाएगा यार, आगे कौन बढ़ेगा? लेकिन ये चीज आपके जीवन को खतरा पहुंचा सकती है, आपके आने वाले पीढ़ी के जीवन को प्रश्न चिन्ह लगा सकती है, क्योंकि पहचान का मामला है, अधिकारों का मामला है, आपके मूल अस्तित्व का मामला है, जल जमीन जंगल का मामला है। ये दोनों चीजें आपको बारीकी से समझना पड़ेगा कि संस्कृत क्या है और संस्कृति क्या है। इसका अध्ययन आपको करना पड़ेगा। जब आप संस्कृत की तरफ जाते हो, तो आपको यूरेशियन अवशेष दिखाई देते हैं, आपको मनुवाद दिखाई देता है, आपको आर्यों का षड्यंत्र दिखाई देता है। लेकिन जब आप संस्कृति की तरफ जाते हो, तो सीधे रूप में आपको इस देश के मूल निवासी दिखाई देते हैं, उनके वंशज दिखाई देते हैं, और बेसिक रूप में आदिवासी दिखाई देते हैं। यहाँ का दलित दिखाई देता है, यहाँ का बहुजन दिखाई देता है, यहाँ का आपको मराठा दिखाई देता है, और यहाँ के अल्पसंख्यक जो लोग बने हैं, जो कि क्रिश्चियन है, मुसलमान है, या ईसाई अपने सिख है, ये इस टाइप के लोग आपको दिखाई देते हैं। भाइयों, एक बड़ी बात है, आपकी संस्कृति खत्म हुई, इसका उदाहरण मैं आपको बताता हूं। आदिवासी संस्कृति खत्म होने का क्या हाल हुआ है भारत में, देखिए आपने देखा किसी पंडित को, किसी महाराज को, किसी पुजारी को आत्महत्या करते हुए? देख लीजिए, आप पुजारी ने किया हुआ काम ये श्रम नहीं है, किसी पंडित ने किया हुआ काम ये है, किसी मंदिर या मस्जिद या बाकी लोग, ये श्रम नहीं है। वो किसान है, जो श्रम कर रहा है वो मजदूर है, और यही मजबूर है।
अब देखिए, इस देश में कभी कोई पुजारी आत्महत्या नहीं किया, लेकिन किसानों ने आत्महत्या किया, मजदूरों ने आत्महत्या किया। अभी ये आप जो लॉकडाउन देख रहे हैं, आप सोशल लॉकडाउन देख रहे हैं, कोरोना वायरस का जो सिचुएशन देश में आया है, इस पर भी आप देख लीजिए, कौन कौन मजबूर है चलने के लिए? मेरे को बताइए, 2200 किलोमीटर कोई पंडित चल के गया क्या अपने घर तक? 2200 किलोमीटर कोई पुजारी अपने घर तक चल के गया? लेकिन 2800 किलोमीटर भी मजदूर जा रहा है। किसान बेचारा अपना खेती छोड़ के अपने घर से बाहर नहीं निकाल पाया, उसके खाने के लाले पड़े हुए। यानी आपकी जो श्रमिक संस्कृति थी वो यहां हार गई है, विध्वंस हो गई है। आपकी अर्थव्यवस्था खत्म हो गई, आपकी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी वो खत्म हो गई। आपके पास कुछ नहीं है। आप रोजी रोटी के लिए गांव छोड़ के, अपना शहर, अपना गांव छोड़ के, अपना क्षेत्र छोड़ के, आपका मेन बेसिक क्षेत्र छोड़ के दूसरे क्षेत्र में जाके आप जिंदा रह रहे हैं। यानी आपके अपनी ही जमीन पर आपके जीना थे वो खत्म हो गया। ये हुआ है, संस्कृति विध्वंस होने की वजह से ये हुआ है कि आपको अपनी जमीन पर जीवन नहीं दिखाई दे रहा है। आपके पूर्वजों की जमीन पर, जिस पर आपके पूर्वजों की लाशें गड़ी है, जहां आपके पूर्वज मारे गए हैं, जहां पर आपके पूर्वजों का खून पसीना रहा है, उस जमीन पर आपका जीवन नहीं दिखाई दे रहा है। यह है सांस्कृतिक विध्वंस जिसको बोलते हैं। यह रिजल्ट है। इस रिजल्ट को आप इग्नोर नहीं कर सकते, इसको अनदेखा नहीं कर सकते। राष्ट्र नाम की संकल्पना, उसका आदर होना चाहिए, लेकिन राष्ट्र नाम की संकल्पना के आड़े में और राष्ट्र में आपको पलायनवादी, राष्ट्र में आपको मजदूर, और इसी राष्ट्र में आपको षड्यंत्र की कंसेप्ट है, जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसको भी समझने की जरूरत है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जब भारत की संसद भवन का निर्माण हुआ, वहां आदिवासी मजदूर काम कर रहे थे। वो आदिवासी मजदूरों ने संसद भवन को बनाया, सुप्रीम कोर्ट को बनाया, लेकिन उन्हीं आदिवासियों के लोगों को, उनके ही लोगों को यह मालूम नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट का निर्माण है उसको मालूम नहीं संविधान क्या है, जो संसद क्या है, इन्हें संविधान। ये बात समझने लायक है। एक उदाहरण देता हूं। एक व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी एक जज के घर में बर्तन मांजने की और घर की नौकर की जिंदगी उन्होंने, वो जज की सेवा कर रहे थे 25 साल तक, लेकिन 25 साल बाद में जब उससे पूछे कि संविधान क्या है, वो बता नहीं पाया। उसने जज को जज नहीं समझा, जज को मालिक समझ लिया। ये चेंजेस आते हैं, ये अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है, और इसी को बोलते हैं सांस्कृतिक विध्वंस। आप जागरूक कैसे होंगे? आप इस व्यवस्था को समझोगे कैसे? इस व्यवस्था में अपने जिंदा रहने के साधनों को कैसे देखोगे? ये सोचने के लिए भी आपके मूल को सोचना पड़ेगा। आप अपनी सांस्कृतिक पहचान खत्म करके, इस देश में आपके लिए जीवन कहीं भी नहीं है, विशेष करके आदिवासियों के लिए। आप अपनी सांस्कृतिक पहचान को खत्म मत कीजिए। मेरे को बहुत लोग पूछते हैं कि हमारी मुंडा हमारी गोंड जनजाति है, हमारी संताल, हमारी भील जनजाति है। मैं उनसे एक ही सवाल पूछा कि एक नाम बता दीजिए मेरे को, ये जनजातियों का उल्लेख दिखाइए कहीं पर होता। तो उसके बाद की स्थिति है ये। आर्यों का आगमन होने के बाद आर्यों की जो व्यवस्था थी वो इस देश में विस्थापित हुई, यानी स्थापित हुई, वो जम गई। उसके बाद हम जो भगे अलग अलग कोने में, जब हमारे लोगों का पलायन हुआ, हम विस्थापित हुए, तब हमारे में आपको दिखाई दे रही है अलग अलग जनजातियों की, वहां दिखाई देता है। आप भारत की एंथ्रोपोलॉजिकल रिपोर्ट पढ़ लीजिए, आप भारत का अध्ययन बारीकी से कीजिए, आपको पता चलेगा कि आप एक ही मूल के हो, आपका डीएनए एक है। इस बात की स्वीकृति आपको करनी पड़ेगी। आप ज्यादा दिन मुजोरी से जी नहीं सकते। कोई भी कल्पना शास्त्र या काल्पनिक बात आप सामने रखकर पूरे समाज को डिफाइन नहीं कर सकते।
पूरे समाज को परिभाषित नहीं कर सकते। आपके सामने जिस तरीके के चुनौतियां है, जिस तरीके की परेशानी है, जिस तरीके की आपकी समस्या है, जिस तरीके का आपका दुख है, उसी तरीके से आपको पर्यायी व्यवस्था खड़ी करनी पड़ेगी। आज के दौर में आदिवासी संस्कृति पर बात करना ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ये 40 मिनट के इंटरव्यू में ये संभव नहीं है, लेकिन मैं आपको इसकी और आपको ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। आप देखिए, जितना पैसा भारत के मंदिरों में है, उनके ट्रस्ट में है, उतना पैसा भी नजर नहीं आएगा। 20% भारत की जो इकोनॉमी इस तरफ डाइवर्ट हो गई है, पूजा की तरफ डाइवर्ट हो गई है, पुजारियों की तरफ डाइवर्ट हो गई है, मंदिरों की तरफ डाइवर्ट हो गई है, धार्मिकता की तरफ डाइवर्ट हो गई है। आपकी अर्थव्यवस्था है वो धार्मिकता की तरफ जा रही है, और बची जो अर्थव्यवस्था है उस पर 80% लोगों का कब्जा है। 8 यानी इस देश के 8% लोगों का कब्जा है। जो 8% पूंजीपति लोग हैं इस देश में, वो लोग पूरी पूंजी को वहन कर लेते हैं, उस पूरी पूंजी को अपने पास कब्जे में रख लेते हैं। आपके लिए अपनी अर्थव्यवस्था बची ही नहीं है, और जब आपकी अपनी अर्थव्यवस्था होगी नहीं तो स्वावलंबी कैसे होगे? आपकी अर्थव्यवस्था, आर्थिक गुलामी आ गई है आप पर। आप दूसरों की मेहरबानियों पे जिंदा रहना, अब आपके पास आपके अपने साधन खत्म होते चले जा रहे हैं। यह बड़ा इतिहास है भारत में कि अगर आदिवासियों की संपत्ति, इस देश के जंगल, इस देश की जल जमीन जंगल का अगर राष्ट्रीयकरण नहीं होता तो देश नहीं बन सकता था। यानी देश की आजादी की भी लड़ाई आदिवासियों ने लड़ी। देश की विकास के लिए भी जमीनें, डैम के लिए, कोयला खदानों के लिए, पावर प्लांट के लिए आदिवासियों ने दिए। 80% जमीनें आदिवासियों की गई है। लड़ाई 70% आदिवासियों ने लड़ी, जमीनें आदिवासियों की, विस्थापन आदिवासियों का हुआ। 80% आदिवासी अधिकारहीन हो गए हैं, तब जाके देश बना है। ये किसने क्या दिया? अगर यह प्रश्न सबके सामने आता है तो पूरी ईमानदारी से इस देश के हर व्यक्ति ने, हर जागरूक व्यक्ति ने स्वीकार करना चाहिए कि सबसे ज्यादा सैक्रिफाइस अगर इस देश के लिए किसी ने किया है तो आदिवासियों ने किया है। भाइयों, किसानों ने किया है, मजदूरों ने किया है। जो बहुजन समाज का आपको बता रहा हूं मैं, आपको दिखेगा ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो सोसाइटी होती है, जिसको सफरिंग पीपल बोलते हैं, जिन पे प्रभाव हुआ है इसका, वो आदिवासी थे, बहुजन थे, दलित थे। आज का विषय हमारे लिए और आदिवासी जीवन शैली, मैं आदिवासी संस्कृति के बारे में अगर आपको बोलने जाऊंगा तो आपको मेरे को समझाना पड़ेगा कि वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी में आदिवासी संस्कृति का क्या स्थान है। साथियों, जो वर्ल्ड जो एंथ्रोपोलॉजी का अध्ययन चल रहा है, विश्व मानव शास्त्र का अध्ययन चल रहा है, और अभी तक के जितने भी रिसर्च हुए हैं उसमें भारत के आदिवासियों को ही बेस बनाया गया है। वर्ल्ड सोशियोलॉजी का, विश्व समाज शास्त्र जब बात चल रही है तो भारत के ही आदिवासियों को मूलभूत उसका बेस बनाया गया, उसका मूल अध्ययन का केंद्र बनाया गया, वहीं पर गए वो। इसको लास्ट एंड फर्स्ट रिसोर्स बोलते हैं। एंथ्रोपोलॉजी का, आर्कियोलॉजी का और सोशियोलॉजी का फर्स्ट एंड लास्ट रिसोर्स यानी आदिवासी संस्कृति। आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी देखिए, ये दुख है कि अभी सब प्रचारित किया जा रहा है कि संस्कृत ये भारत की पहली भाषा है, प्राचीन भाषा है। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। अगर इसका सही अध्ययन अगर सब लोग करते, खुलेआम इस पर अगर कोई डिस्कशन होता है तो समझ में आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने साइटेशंस दिए। 2010 में जो जजमेंट हुआ सुप्रीम कोर्ट का, वो लिंग्विस्टिक बेस्ड था। स्पीकर्स ऑफ गोंडी, स्पीकर्स ऑफ मुंडा, स्पीकर्स ऑफ संताली, स्पीकर ऑफ भिल्ली आर द एबोरिजिनल पीपल ऑफ दिस कंट्री। ये भारत के मूल निवासी है जो ये भाषा है बोल रही है, जो आदिवासी मूल भाषा है, बोली बोलने वाले लोग ही भारत के मूल निवासी है। ऐसा जजमेंट देना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये, इस देश की जो सर्वोच्च न्यायालय है वो ये बोलता है कि ये भाषा बोलने वाले भारत के पहले नागरिक है।
ये बोली बोलने वाले भारत के पहले नागरिक है, लेकिन उस बोली को, उस बोलने वाली भाषा को इस देश की पहली भाषा का सम्मान नहीं मिलता है। ये दुर्भाग्य है। इट्स अ पॉलिटिक्स। इसको कल्चरल पॉलिटिक्स बोलते हैं, इसको रिलीजियस पॉलिटिक्स बोलते हैं। हम इसके शिकार हुए हैं। हमारी संस्कृति विध्वंस हुई है। आज जो मिशन का कैडर है, जो आदिवासी कार्यकर्ता है, जो ओबीसी कार्यकर्ता है, जो मराठा कार्यकर्ता है, जो अल्पसंख्यक कार्यकर्ता है, जिनको समाज और संस्कृति और देश की सभ्यता के बारे में इंटरेस्ट है, जिनको समझता है इतिहास क्या है, जिनको इस देश का ग्राउंड लेवल का सिचुएशन मालूम है, उन लोगों ने इस बात को अपने दिमाग में रख लेनी चाहिए कि विदाउट आदिवासी कल्चर के स्टडी के आप इस देश के किसी भी अवस्था को नहीं समझ सकते हैं, ना समाज को समझ सकते हैं, ना ही समाजवाद को समझ सकते हैं। कार्ल मार्क्स ने भारत की आदिवासी संस्कृति को आदिम साम्यवाद के रूप में डिफाइन किया। अविकसित समाजवाद का रूप उसको कहा गया। लेकिन यह बहुत बड़ी दुविधा की बात है। यह अभी डिस्कशन का हमारा क्वेश्चन नहीं है। जिस तरीके की व्यवस्था हमारे सामने परोस के रखी गई है, उसमें एक आदिवासी दूसरे आदिवासी को भी अपना भाई मानने के लिए तैयार नहीं है। ये सबसे बड़ा दुख है। वो अपनी जातीय पहचान के बाहर आना ही नहीं चाहता है। वो अपनी सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान के लिए लड़ना ही नहीं चाह रहा है। ये बेसिक प्रश्न है। इन प्रश्नों को आप समझे बिगर मूवमेंट नहीं चला सकते, मिशन नहीं चला सकते, समाज में अपने अधिकारों की प्राप्ति की तरफ नहीं जा सकते। आज पूरा विश्व एक जगह आ रहा है। वैश्विक व्यवस्था भी आपको देखनी पड़ेगी। राष्ट्रीय के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी आपको अपनी सोच को रखना पड़ेगा, आपको समझानी पड़ेगी। किसी ने मेरे से पूछा कि मराठी पहले है या संस्कृत पहले है। ये माई बोली है मराठी। माई बोली यानी प्राचीन बोली। तो कोई भी माई बोली ये संस्कृत से सीनियर है। ये आपको समझाना पड़ेगा। संस्कृत इस देश में 4000 साल पहले, 4500 साल पहले से आपको संस्कृत भाषा का विकास का इतिहास आपको दिखाई देगा। लेकिन बाकी बोलियां और उनकी प्राकृत बोलियां और बाकी सब चीजें आपको 10,000 साल पहले से भी दिखाई देती। ये यूरेशियन और आर्यन भाषा जो इतनी उधर की यूरेशियन कंट्रीज है, आपको संस्कृत में और उनमें समानताएं दिखाई देंगी। आदिवासी भाषाओं का देख लीजिए आप, जो आदिवासी मूल के लोग हैं उनमें समानताएं आपको दिखाई देंगी। आज का विषय ये पहला पार्ट है, जो मैं एक आपको जो मेन विषय की तरफ जाने के पहले उसके लिए जो वातावरण है, जो परिस्थिति, आवश्यक परिस्थिति का मैं आपको ब्यौरा दे रहा हूं। साथियों, आप इसको पार्ट 1 मानिए। मैं संस्कृति पर आपको वो अध्ययन का आपके सामने ब्यौरा रखूंगा जिसको आपको घर बैठे आप इस चीज को समझ सकते हैं, और उसको समझने के बाद आपके अध्ययन में आपको उसकी सहायता मिलेगी, क्योंकि ये अध्ययन आपके लिए बहुत जरूरी है। मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आदिवासी संस्कृति और भारत की आदिवासी संस्कृति, इनकी विशेषताएं और इनमें समानताएं, इन दोनों के बारे में आपको बताऊंगा। आपको जितने भारत में जनजातियां हैं, इनमें सांस्कृतिक समानताएं, भाषीय समानताएं का जो सूत्र है, मैं उस पर भी आप लोगों के साथ बात करूंगा। ये जो फेसबुक लाइव था, ये समय थोड़ा लेट हुआ क्योंकि मैं ग्रामीण अंचल में था। मैं वहां नेटवर्क उपलब्ध नहीं था, इस वजह से मैं आप लोगों से माफी मांगता हूं। लेकिन बहुत जल्दी एक सीरीज हम लोगों ने जो रखी है, आदिवासी विचार मंच के माध्यम से जो सीरीज रखी है, ये बहुजन मूल निवासी समाज तक के पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर, वो सीरीज का एक सब, इस पर हम जल्दी से तैयारी कर रहे हैं। आपको कल से ये सब चीजें शुरू हो रही है। मैं कल फिर आपको लेके जाऊंगा और इस विषय को खोल तरीके से, डीपली मैं इस विषय को आपके सामने इसका विश्लेषण करूंगा, इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा,
इसी शब्दों के साथ जय बिरसा, जय आदिवासी।